Hello dear students, welcome again to your own channel सिविल दर्शन। क्वेरीज 4th यूनिट के बाद जो भी है मैं ये इसलिए डाल रही हूँ ये वाला वीडियो क्योंकि आप लोगों का लैब मैनुअल्स को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप लोगों को रीडिंग्स नहीं मिल रही है मैडम, लैब मैनुअल कब सबमिट करें। कुछ बच्चों ने कहीं से कुछ करके यहाँ वहाँ से अरेंज करके अपना लैब मैनुअल कंप्लीट किया है, बट मैं ऐसा नहीं चाह रही थी। लैब मैनुअल मैंने बहुत पहले आप लोगों के लिए बना के रखा था, बट उसकी रीडिंग्स क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं हो रही थी इसलिए मैं आप लोगों के लिए नहीं दे रही थी उसको। अब मैं जो रीडिंग्स जो है वो मेरे नीचे टेलीग्राम के लिंक पे आपको इसका लैब मैनुअल जो है विथ रीडिंग्स आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी हल्का सा, जो बच्चे लैब के टाइम पे थे उनके लिए भी है और जो नहीं थे वो तो सुन ही लो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नॉलेज आपको प्रैक्टिकल टाइम पे मैं पूछूंगी। कुछ स्पेशल बच्चे थे 10 से 12 बच्चे जिनको मैंने अटेंडेंस भी दी हुई है एक्स्ट्रा, जो मेरे लैब के एक्स्ट्रा क्लास में अटेंड किए हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लैब में जिनको अटेंडेंस मिली है वेल एंड गुड, जिसको नहीं मिला है वो कोशिश करिए प्रैक्टिकल में इस चीज़ को कवर अप करने के लिए। प्रैक्टिकल में मैं क्वेश्चंस करूँगी लैब मैनुअल से ही, या मैनुअल जो मैंने आपको दिया हुआ है, तो उसको पढ़ने से पहले आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं हल्का सा हाफ सेकंड के लिए आप लोग हाफ ऑफ मिनट के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट इज़ अबाउट। इसकी थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, आप इसको एक बार प्रोसीजर पढ़ेंगे लैब के टाइम पे, जब आप प्रैक्टिकल टाइम पे आएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो मैनुअल की रीडिंग्स है वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी, देख लेना। मैं प्रोसेस बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिए। 10 एक्सपेरिमेंट थे हमारे। पहला वाला जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो आप लोग कर चुके थे। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक जो है, दैट मीन्स एक ब्रिक पे कितना पानी एब्जॉर्ब होता है वो हमको देखना रहता है। और वाटर में अगर सपोज़ पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया ब्रिक में, तब की ब्रिक अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं मोटार जब उसमें आप कनेक्ट करेंगे वॉल बनाने के लिए तो आपके मोटार का पानी वो सोख लेगा। इसलिए मुझे चाहिए कि मेरी जो ब्रिक है वो लेस दैन और इक्वल टू 20% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ओरिजिनल वेट ऑफ ब्रिक जो है उतना पानी वो एब्जॉर्ब करे। राइट, इसी का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी का एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं हम लोग, मोटा मोटा इतना याद रख लो, ब्रिक का ड्राई वेट लेंगे और ब्रिक का गीला वाला वेट लेंगे। उसका अपन लोग परसेंटेज निकालेंगे कि गीले का जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ उसका क्या परसेंटेज है। वही हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक है। ठीक है, हम उसको 24 घंटों के लिए भिगो के रख देंगे पानी में। एकदम मोटे तौर पे बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आ गया समझ में क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, बस सिंपल। सेकेंड है आपका फाइननेस। इसको भी बच्चों ने परफॉर्म किया है। फाइननेस कैसे करते हैं हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, सीमेंट का जो क्वालिटी है कितना फाइन है वो चेकआउट करना। कैसे करेंगे भाई, सिंपल घर पे जैसे होता है काम तो हम छानते हैं, वैसे ही सीमेंट को हम क्या करेंगे, फाइननेस चेक करने के लिए हम उसको छानेंगे। ड्यू टू द रीज़न हम उसको छानेंगे तो उसकी क्वालिटी हमको पता चलेगी। जो कंटेंट हमारा छन्नी के नीचे बचेगा वो फाइनर होगा और जो ऊपर रहेगा वो पास नहीं होगा छन्नी से, मीन्स सीव से पास नहीं होगा। तो जितना परसेंटेज हमारा नीचे पैन में बचेगा छन्ने के बाद जो हमको मिलेगा वही हमारा फाइन सीमेंट है। उसका परसेंटेज निकालना है जितना ओरिजिनल वेट है, तो उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, फाइननेस का परसेंटेज। ठीक, ख़त्म हो गया फाइननेस, इतना ही सिंपल था। थर्ड आता है आपका एक्सपेरिमेंट। मैं एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेती हूँ, आप लोग मैनुअल से देख लीजिएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम आप लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में। इनिशियल मीन्स, सेटिंग टाइम मीन्स भाई एकदम कम समय में कब सीमेंट सेट होना स्टार्ट करता है। इनिशियल सेटिंग टाइम मीन्स जब आप सीमेंट का एक पेस्ट रेडी करते हैं वाटर ऐड करके, तब आप उस पर जब ऐसे टच करते हो सीमेंट के पेस्ट को, आपके हाथ में क्या है, सीमेंट का कोई भी इम्प्रेशन नहीं आता है। एकदम गीला सीमेंट है तो क्या होगा, आपके उंगली पे इम्प्रेशन आएगा। गीला नहीं है तो टच करेंगे तो वो इम्प्रेशन नहीं आएगा, पर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सीमेंट पे आ जाएगा। दैट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम। कितना होता है, 30 से 45 मिनट्स। हम लोग क्या करते हैं, एक सैम्पल बनाते हैं सीमेंट का पानी ऐड करके। उस सैम्पल में हम एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक निडल लगी हुई है, उस निडल को एक मोल्ड पे, जिस मोल्ड पे हम सीमेंट का पेस्ट रखे हुए उस मोल्ड पे डिप करते हैं। अगर वो अंदर चली गई 5 mm तक या 5 mm से कम तक, तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम अचीव हो गया है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 5 mm से कम तक अगर गया है तो मैं क्या बोलूँगी, इनिशियल सेटिंग टाइम अचीव हो गया है। और टाइम हमको नोट करना है जब हमने पानी ऐड किया था और आफ्टर 30 to 45 मिनट्स बाद हम उसको डिप करके देखेंगे उस निडल को। उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम उसको लगा सेट होने में। ठीक है, मोल्ड में बहुत सारी जगह होती है, मतलब एक मोल्ड इतने डायमीटर का है तो उसमें बहुत सारी जगह है, तो आप डिप करके देखिए निडल को, वहाँ पे कितने टाइम पे होता है। ठीक है, निडल पे ऐसा मार्जिन बना हुआ है स्केल का, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, टाइम कितना लगता है सीमेंट को सेट होने के लिए।
टाइम को नोट करना है, उसको हम टाइम नोट करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम का। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, पानी ऐड करके सीमेंट को मोल्ड पे रखना है, निडल को डुबो के देखना है कितना निडल अंदर जा रहा है, 5 से या 5 से कम, तो फिर हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम अचीव हो गया। ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम कैसे होगा भाई, वो प्लंगर जाएगा ही नहीं, फाइनली सेट हो चुका है तो वो निडल कैसे डूबेगा, नहीं डूब पाएगा ना उसके अंदर। तो फाइनल सेटिंग टाइम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने फाइनल सेटिंग टाइम का रीडिंग भी देखना नहीं लिया हुआ है, सिर्फ आपके सिलेबस में जितना है मैंने उतना ही किया है। अभी कट टू कट काम करने का टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं कर सकते किसी और चीज़ में। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। इसको बच्चों ने परफॉर्म किया है एक्स्ट्रा लैब की क्लास में। कंक्रीट बनाते हैं, उसका एक क्यूब बनाएंगे, मोल्ड मिलते हैं साँचे, लैब में है, जो नहीं देखे वो एक बार जाके देख लेना कभी कॉलेज आओ तो। मोल्ड में हमने क्यूब बनाया, क्यूब बनाने के बाद उसको क्यूरिंग किया, क्यूरिंग टैंक में 28 दिन बाद बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमारे पास सैंपल एक्स्ट्रा रखे थे, इसलिए बच्चों को डायरेक्टली हमने परफॉर्म करा दिया। उसको हमने क्या किया, CTM की मशीन है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, उस मशीन में ऐसे नीचे और ऊपर 2 प्लेट लगी होती है और लोड वहाँ साइड से आता रहता है। अब उसके बीच में मैंने क्यूब को फिक्स कर दिया कंक्रीट का, और लोड आ रहा है, लोड आते आते लोड की रीडिंग नोट हो रही है वहाँ पे मीटर में। अब जब इस कंक्रीट क्यूब में क्रैक्स आएंगे तब मैं उस लोड को नोट कर लूँगी, और वो जो लोड है वो है मेरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है भाई, लोड कैलकुलेट करने से नहीं होगा, उस टाइम पे तो उसने टूटा है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जब निकालते हैं क्या करते हैं, जो लोग थे उन लोग देख लो कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है। जो लोड हम लोग का आया है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है ना, अपॉन एरिया ऑफ बेड। क्यूब है, क्यूब का एक एरिया, बेड मीन्स जिसमें बैठा हुआ है, जो सरफेस का टच है उसका एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, उससे हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमने टेस्ट किया है 3, 7 और 28 दिन के लिए। 3 दिन के लिए कितना अचीव होना चाहिए उसका, वो मैंने लिखा हुआ है। 7 दिन के लिए कितना अचीव होना चाहिए, और 28 दिन के लिए कितना स्ट्रेंथ उसका आना चाहिए किसी भी कंक्रीट का, वो मैंने लिखा हुआ है। वहाँ परमिसिबल लिमिट लिखा हुआ है, जितना लिमिट हमको परमिट किया गया है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारे जिन्होंने बनाया है IS कोड वगैरह। ठीक है, उससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो सही है कि नहीं, उस लिमिट के अंदर है, उस लिमिट के कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हो गया खत्म। अब नेक्स्ट है आपका सीव एनालिसिस ऑफ फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट करना है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 और 7 को मैं साथ में बता रही हूँ। सीव एनालिसिस मीन्स छन्नी का एनालिसिस करना है, इतना फाइन है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट मिक्स रहते हैं गिट्टी सारे। अब अगर कोर्स एग्रीगेट की बात करूँ तो सारी गिट्टियाँ मिक्स है एक साथ, सारे साइजेस के, तो मैंने बहुत सेट ऑफ सीज वहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, 12.9 के, 20 के, 10 के, फिर 60 के, 80 माइक्रॉन्स के, ऐसे सीप्स लगा के रखे हुए हैं। जब हम फाइननेस मॉडुलस करते हैं तो सीप के कुछ सेट रहते हैं, वो सेट में यहाँ पे अपैरेटस में आपको दिया हुआ है कौन कौन से सीप्स लेने हैं, ये क्वेश्चन मैं वाइवा में पूछूंगी। ठीक, तो इसको कौन कौन से सेट लेते हैं हम लोग सीप्स का, वो ध्यान रखना है। गिट्टी डालनी है, छानना है, जिस सीप्स में जितने जितने साइजेस की गिट्टी होंगी वो उसमें बच जाएगा। ठीक है, उसका हमको परसेंटेज निकालना है कि भाई किस परसेंटेज में कितने साइज़ का है गिट्टी, इस साइज़ में इतना परसेंटेज ऑफ गिट्टी था। ओवरऑल सैंपल को फिर हम लोग जब ऐड करेंगे तो जितना सैंपल लिया था उतना सैंपल आएगा। सेम कोर्स एग्रीगेट में किया, सेम फाइन एग्रीगेट में करना है। सिर्फ छन्नी जो रहेंगे, छन्नी के साइजेस डिफरेंट होगा फाइन एग्रीगेट के लिए और कोर्स एग्रीगेट के लिए। यही काम था, एकदम सिंपल है। बेसिकली आपको पूरा प्रैक्टिकल में परसेंटेज निकालना है किसी भी चीज़ का, कि कितना परसेंट उसमें फाइननेस है, कितना परसेंट पानी एब्जॉर्ब किया, कितना परसेंट ये हुआ वो हुआ, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट बता चुकी थी। सीमेंट पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला सेम है, सब सेम है, 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन सब सेम है। सिर्फ यहाँ पे कंक्रीट नहीं करना है, कंक्रीट की जगह पे आपको मोटार यूज़ करना है। मोटार मीन्स जिसमें आपका एग्रीगेट यूज़ नहीं होगा, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर। ठीक, उसका क्यूब बनाएंगे, उसके बाद उसको करेंगे। 70.6 mm का बनाते हैं जब हम मोटार का क्यूब बनाते हैं, एकदम स्टैंडर्ड जनरल की बात बता रही हूँ। और जब कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं तो 15x15 mm का बनाते हैं। ठीक, अब क्या है आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ख़त्म हो गए सारे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आप लोग बहुत फेमिलियर हो, आप लोग रीडिंग्स कैसे लेते हैं आपका HI मेथड और राइज एंड फॉल मेथड से।
कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता है, रीडिंग्स कैसे लेते हैं ये हमने प्रैक्टिकल किया था। भाई स्टेशन रखा, स्टेशन रखने के बाद मैं डायग्राम से आपको बता देती हूँ। देखना यहाँ पे ये एरिया जो है ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन लैब था। मैंने यहाँ पे पहले स्टेशन रखा एक जगह पे, ठीक। यहाँ पे मेरा लेवलिंग स्टाफ था, एक रीडिंग लिया, यहाँ पे मेरा एक और रीडिंग लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेशन को चेंज किया। यहाँ पे यहाँ तक आते आते तक मैं कैंटीन पहुँच चुकी थी। ये मेरा कैंटीन है, ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन लैब है। फिर वापस से स्टाफ यही था, ठीक, यहाँ मैंने लिया। उसके बाद यहाँ पे एक IAS लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने FS लिया। इतनी रीडिंग्स हमने तब लेके देखी हुई थी एक्स्ट्रा क्लास में। ये रीडिंग मेरा BS था ऑब्वियसली, ये मेरा आखिरी रीडिंग था तो ये FS हो गया। ये मेरा स्टेशन चेंज हुआ तो यहाँ पे एक रीडिंग आएगी, जो पहली रीडिंग होगी BS होगी, ये IAS होगी, ये FS होगी, राइट। यही था, स्टेशन 1 था ये, और चेंज पॉइंट 2 था, ठीक है। मतलब चेंज पॉइंट 1 बोलेंगे क्योंकि वो तो पहला स्टेशन था। तो इसी रीडिंग से हम लोग ने क्या किया, सॉल्व किया है हमारे न्यूमेरिकल्स। तो रीडिंग्स कैसे लिए समझ में आ गया, हमने जब प्रैक्टिकल किया था। बस स्टेशंस देख लो, किस किस स्टेशन में किस किस पॉइंट पे मैं रीडिंग लिया है, बाकी सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं। हाँ, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको अभी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डंपी लेवल नहीं कि डंपी लेवल का सेटिंग कैसे करते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगा। डंपी लेवल के नीचे कुछ फुट स्क्रूज रहते हैं जिससे हम बबल को अपने लेवल पे लाते हैं, सेंटर पे लाते हैं। फुट स्क्रू को आइदर इनवर्ड घुमाओ या आउटवर्ड घुमाओ, ऐसे करके एक ट्यूब रहता है, बबल ट्यूब। जब बचपन में नहीं खेलते थे ऐसे वाले गेम्स में, अपन उछल उछल के जाते थे ऐसे बकेट में, बॉल्स पानी के अंदर होता था, बॉल से उछल के जाते थे, वैसे बबल ट्यूब होता है आपके डंपी लेवल के ऊपर। उसमें कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है कि भाई वो सेंटर पे आ जाए। तो हम फुट स्क्रू को ऐसे अनवर्ड या आउटवर्ड घुमाते हैं, उससे अपना बबल ट्यूब सेंटर में आता है। और लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग में तभी बता पाऊँगी जब मेरा लेवलिंग स्टाफ सामने होगा। रीडिंग आपको कहीं ना कहीं उल्टी दिखती है, आपको उल्टे से काउंट करना पड़ता है। लेवलिंग स्टाफ दिखेगा सीधा, जब आप टेलीस्कोप या डंपी लेवल से देखेंगे तो दिखेगा कुछ उल्टा, आपको उल्टे से रीडिंग कैलकुलेट करनी पड़ती है। मैं प्रैक्टिकल में ये चीज़ पूछूंगी कि लेवलिंग स्टाफ से कैसे हम रीडिंग लेते हैं और किस यूनिट में लेते हैं, ठीक है। जो बच्चे अटेंड किए थे वो बच्चों से आप लोग एक बार कंफर्म करके समझ के पढ़ लीजिएगा बिफोर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, क्योंकि बहुत टाइम रहेगा। बच्चों को पता है किसने अटेंड किया था, मैं ये चीज़ ज़रूर से पूछूंगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका टास्क है इन दिस लैब। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं दे रही हूँ, बस इतना सा आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकती, मेरे पास लेवलिंग स्टाफ नहीं है, ठीक है। बाकी जो रेस्ट रहेगा वो मैं प्रैक्टिकल टाइम पे तो बता ही दूँगी, आप लोग बताएंगे, उसके बाद मैं सारे बच्चों को एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दूँगी। रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन इसीलिए है क्योंकि आप सिविल अगर पढ़ के निकल रहे हैं, ऑल्दो यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ CSE ब्रांच और एनी अदर ब्रांच, बट you need to have the knowledge of that subject practically और theoretically both। आप बोल सकते हैं कि आप सिविल का बेसिक्स जानते हैं, पढ़ रहे हैं तो किसी चीज़ को पूरा जानिए, समझिए, नुकसान नहीं होगा, you will have the more knowledge, right? So do well, study well। और नीचे लिंक में आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, मेरा ये नोट्स जो है इसका लैब का विथ रीडिंग्स आ गया है। रीडिंग्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए कहाँ पे क्या क्या किया है, बाकी आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को डाउट है कि लैब मैनुअल कब सबमिट करना है तो वो आप बिल्कुल से मुझे जब एग्ज़ाम देने आएंगे कॉपीज़ के साथ विथ इंडेक्स करके अच्छे से मैनुअल्स लेके आइए, ओके। सो इसको आप आराम से कंप्लीट कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, ओके क्लास। डू वेल, स्टडी वेल। जिन्होंने नहीं किया है डू लाइक, शेयर और कमेंट अगर कोई डाउट है तो, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। थैंक यू क्लास।